हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। तो इसमें हम ये जो है ये लेक्चर 2 है जियोमॉर्फोलॉजी का। इसमें हम थियरी ऑफ आइसोस्टेसी और जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्थ क्रस्ट है वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि आइसोस्टेसी होता क्या है। व्हाट इज द आइसोस्टेसी। देखो, आइसोस्टेसी यदि मैं बहुत टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो ये 1 मिनट, दिस इज द मैकेनिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये एक टाइप की मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है। एंड इसमें होता क्या है, दिस इज द मैकेनिकल स्टेबिलिटी किस किस के बीच में। देखो, दो चीज़ों के बीच में एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है। एक होती है जो हमारे अपस्टैंडिंग पार्ट्स हैं, सम ऑफ द पार्ट्स वी हैव द अपस्टैंडिंग। ठीक है, तो अपस्टैंडिंग पार्ट्स और जो भी आपके लो लेइंग बेसन्स हैं, लो लाइंग बेसन्स हैं, उनके बीच में मैकेनिकल स्टेबिलिटी कहलाती है आइसोस्टेसी। फिर इसमें कुछ फेमस लोग हैं वो हम बात कर लेते हैं। सो आइसोस्टेसी, लेट मी शिफ्ट हेयर, ये आपने पढ़ लिया है, दिस इज द आइसोस्टेसी। ठीक, डटन। अब डटन जो है, डटन ने क्या दिया है, डटन ने ये जो ग्रीक वर्ड है, दिस ग्रीक वर्ड बेसिकली जो आइसोस्टेसियोस से बना हुआ है, दिस ग्रीक वर्ड आइसोस्टेसियोस हैज गिवन बाय द डटन। ठीक है, तो यदि आपसे बोले कि जो आइसोस्टेसियोस है हैज गिवन बाय हुम, तो डटन ने दिया है। ठीक है, फिर जे ए स्टीयर्स बोलते हैं। जे ए स्टीयर्स, इनकी एक बुक थी अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, जे स्टीयर्स की अनस्टेबल अर्थ, इसमें जे स्टीयर्स बोलते हैं कि ये जो आइसोस्टेसी है क्या है, ये इन्होंने बोला है कि आइसोस्टेसी बेसिकली एक चीज़ है जहाँ पर जो हमारा इक्वल इक्वल सरफेस इक्वल सरफेस मास होता है। मतलब ये एक सरफेस मास है। ठीक है, दिस इज द सरफेस मास जो कि ऊपर निकला हुआ है। ठीक है, ये दिस इज द सरफेस मास। फिर इसी के इक्वली एक एक जो मास होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो इन दोनों का बैलेंस जो है वो कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो ऊपर मास है जितना, उतना ही मास नीचे होता है। इसी वजह से ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं और इसको ही बोला गया है आइसोस्टेसी, जे ए स्टीयर के हिसाब से। ठीक, फिर हम जो एरी है, एरी क्या बोलते हैं। देखो, एरी बोलते हैं ही इज सेइंग कि यूनिफॉर्म डेंसिटी, डेंसिटी सारे मासेस की अलग होती है, बट जो डेप्थ है, वेरिंग डेप्थ। ठीक है, डेप्थ सबकी अलग अलग होती है। एंड प्राट इसके अलग बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यूनिफॉर्म डेप्थ, ये बोलते हैं कि सबकी जो डेप्थ है वो सेम होती है। यूनिफॉर्म डेप्थ विद द वैरिंग डेंसिटी, जो भी आपकी डेंसिटी है with the varying density. Got it? So let's see, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो ये है हमारा एरी का कॉन्सेप्ट। एरी बोलते हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद द वेरिंग डेप्थ। तो आप देख सकते हैं हर एक की डेप्थ जो है, हर एक ब्लॉक की डेप्थ यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई देगी, बट इन सब की जो डेंसिटी है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि माउंटेन्स हैं, चाहे प्लेट्यूज हैं, चाहे प्लेन्स हैं, सबकी डेंसिटी सेम है, बट सबका जो डेप्थ है वो अलग अलग है। मतलब जो माउंटेन्स है, जो जितना बड़ा होगा उसकी डेप्थ नीचे उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब ऐसा बोलते हैं कि 9 पार्ट जो है वो नीचे होता है और एक पार्ट ऊपर होता है, इनका ऐसा कहना है। ठीक है, फिर प्राट, प्राट बोलते हैं कि ये जो चाहे कितना भी बड़ा ब्लॉक हो, सबकी डेंसिटी अलग अलग है, बट सभी जो हैं एक एक लेवल पे जाके दे हैव अ यूनिफॉर्म डेप्थ। ठीक है, इन सबकी डेप्थ जो है वो यूनिफॉर्म है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है इनके अनुसार माउंटेन्स की। ठीक है, माउंटेन्स हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, उसके बाद प्लेट्यूज की डेंसिटी होती है, फिर प्लेन्स की, देन ओशियन सबस्ट्रेटम की। ठीक है, ये इनका कहना है। सो याद रखना है थोड़ा सा कि जो प्राट हैं, पहले हम एरी देख लेते हैं। जो एरी है, एरी बोलते हैं कि जो डेप्थ है वो वैरी कर रही है, बाकी जो प्राट हैं, प्राट इसका उलट बोलते हैं कि जो डेंसिटी है वो वैरी कर रही है। ठीक है, दोनों का वेरिएशन देख लेना कि एक ने डेंसिटी को कांस्टेंट रखा है और एक ने जो है वो डेप्थ को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, प्राट इज टॉकिंग अबाउट द डेप्थ। देन बोवी, जो हमारे बोवी हैं वो प्राट को ही सपोर्ट करते हैं और इनका क्या कहना है, लेट मी टॉक है, इनका कहना है कि इक्वल मास अंडर इक्वल सरफेस एरिया। ही इज सेइंग द इक्वल मास अंडर इक्वल सरफेस एरिया।
ठीक है, ही इज सेइंग दैट। देन हेफर्ड एंड बोवी, जो हेफर्ड एंड बोवी हैं हमारे, इनने बोला है ही इज टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट, इनका याद रखना है थोड़ा, ही इज टॉकिंग अबाउट द प्लेन ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, इन्होंने प्लेन ऑफ कॉम्पनसेशन की बात करी है, और वो ये जो प्लेन ऑफ कॉम्पनसेशन है इन्होंने बोला है वो है 100 किलोमीटर की डेप्थ पे। सो ये 100 किलोमीटर का वैल्यू याद रखना, ठीक है, हेफर्ड एंड बोवी के केस में। एंड जॉली क्या बोलते हैं, जॉली इज टॉकिंग अबाउट द जोन ऑफ कॉम्पनसेशन। अब ये जो जोन ऑफ कॉम्पनसेशन है जॉली के अनुसार वो है एट 10 किलोमीटर बिलो, मतलब 10 किलोमीटर नीचे आपको जॉली का जोन ऑफ कॉम्पनसेशन मिलेगा। बट जो हेफर्ड एंड बोवी हैं ही इज टॉकिंग अबाउट द प्लेन ऑफ कॉम्पनसेशन जो कि 100 किलोमीटर नीचे है। ठीक है, तो इससे हमने पढ़ लिया है आइसोस्टेसी। इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द अर्थ्स क्रस्ट। तो सबसे पहले वील बी टॉकिंग कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस वो जो कि अर्थ के नीचे से लगते हैं। ठीक है, अर्थ के नीचे से। और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो लगते हैं हमारे, जैसे हमारा सन हो गया, विंड हो गया, आइस हो गया। ठीक है, ये होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। बाकी जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो होते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस एंड सडन फोर्सेस। अब डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एपिरोजेनिक फोर्सेस। एपिरोजेनिक फोर्सेस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, दो टाइप के एपिरोजेनिक होते हैं, एक वो जो कि कॉन्टिनेंट को ऊपर बढ़ाते हैं और एक वो जो कि कॉन्टिनेंट को नीचे धंसाते हैं। ठीक है, तो जो अपवर्ड मूवमेंट है कॉन्टिनेंट्स का उसको इमर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको सबमर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये होता है एपिरोजेनिक। फिर ओरोजेनिक, ओरोजेनिक जो है वो माउंटेन से रिलेटेड होता है। ठीक है, सो माउंटेन्स भी दो टाइप से बनते हैं, एक होता है हमारे पास टेंशनल फोर्सेस। टेंशन मतलब कि जब फ्रैक्चर हो जाता है, जब फॉल्ट होता है, जब क्रैक हो जाता है, तो ये होते हैं टेंशनल फोर्सेस। बाकी कंप्रेशनल मतलब कोई चीज़ कंप्रेस हो रही है तो कंप्रेशन में बेंडिंग होती है। अब बेंडिंग भी या तो वॉर्पिंग हो जाए या फिर फोल्डिंग हो जाए। तो फोल्डिंग तो हमको पता है कि ऐसे फोल्डिंग होती है, बट वॉर्पिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक अप वॉर्पिंग हो जाती है और दूसरा एक डाउन वॉर्पिंग हो जाती है। दिस इज द डाउन वॉर्पिंग। ठीक है, तो ये हो गया। फिर सडन फोर्सेस, सडन फोर्सेस एक होता है हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शंस और दूसरा होता है अर्थक्वेक। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, वील बी टॉकिंग अबाउट द फोल्ड्स। सो वी हैव डिफरेंट फोल्ड्स हेयर। एक है हमारे पास असिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक है, सिमेट्रिकल फोल्ड, असिमेट्रिकल फोल्ड, आइसोक्लाइनल फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, शेवरन फोल्ड, ओवरटर्न फोल्ड एंड मोनोक्लाइनल फोल्ड। ठीक, सो वील बी टॉकिंग फर्स्टली हमारा, लेट मी सी हियर, देखो सिमेट्रिकल फोल्ड। अब पहले तो ये जो सिमेट्री वगैरह जानने से पहले यू शुड बी नोइंग कि मतलब एक स्ट्रक्चर आपको देखने की ज़रूरत है। फर्स्टली यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर। देखो ऐसा होता है फोल्ड्स में। सो फोल्ड्स में ये जो दीज आर द पार्ट्स, ये क्या होता है, दिस इज द लिम्ब, दीज आर द लिम्ब्स। ठीक है, ये होते हैं लिम्ब्स। और यदि आप ऐसे वर्टिकल लाइन डालोगे इस पे, सो दिस इज कॉल्ड द एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन क्या होता है, एक्सियल प्लेन होता है जो कि किसी भी पार्ट को दो इक्वल भागों में बांट देता है। तो ये हमारा एक वर्टिकल एक्सियल प्लेन हो गया। ठीक है, ऐसे यदि हम डालें तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सियल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अपवर्ड साइड है, दिस इज द अपवर्ड कॉन्वेक्स साइड। ये अपवर्ड कॉन्वेक्स साइड है, इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन। ठीक है, और जो ये लोअर कॉन्वेक्स साइड है इसको बोलते हैं हम सिंक्लाइन। ठीक है, सो ये है आपका बेसिक। अब हम बात करते हैं कि फोल्ड्स होते कैसे हैं। सो वील बी हैविंग, पहले हमारे पास, ओके सो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, कैसे फोल्ड्स होते हैं। वी हैव द फोल्ड्स, पहले जो फोल्ड है वी हैव द सिमेट्रिकल फोल्ड। अब देखो ये जो सिमेट्रिकल फोल्ड है आप देख सकते हैं कि यदि आप ऐसे वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर डालोगे, ठीक है, यदि आपने यहाँ पे वर्टिकल एक्सियल प्लेन ये डाला है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज आवर सिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक है, दिस इज द सिमेट्रिकल फोल्ड। फिर वैसे ही असिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है, देखो असिमेट्रिकल में ये जो दोनों लिम्ब्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। देखो ये इक्वल नहीं है, ये वाला लिम्ब इसके इक्वल नहीं है। और यदि आप इसमें एक्सियल प्लेन डालोगे, मतलब ये जो आपने एक्सियल प्लेन डाला है तो ये क्या है, दिस इज द इंक्लाइंड। ये बिल्कुल वर्टिकल नहीं है, इसमें हमको वर्टिकल मिल रहा था बट इसमें इंक्लाइंड एक्सियल प्लेन आपको मिल रहा है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द असिमेट्रिकल। ठीक है, इसीलिए ये असिमेट्रिकल हो जाता है। फिर उसके बाद
विल बी टॉकिंग अबाउट द आइसोक्लाइनल, ठीक है। ये होता है हमारे पास आइसोक्लाइनल। आइसोक्लाइनल में आप देख सकते हैं कि ये जो आपके एक्सियल प्लेन है वो भी वर्टिकल है, दीज आर द वर्टिकल, और जो भी आपके प्लेन है, ये जो प्लेन्स आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर द प्लेन्स, ये भी पैरेलल है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि इनके जो लिम्स हैं वो पैरेलल हैं। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज द आइसोक्लाइनल, ठीक है, ये आइसोक्लाइनल कहलाता है। फिर एक आ जाता है रिकम्बेंट। अब ये जो रिकम्बेंट है, देखो दिस इज द रिकम्बेंट। अब यदि हम इस पे एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो इसकी होरिजोंटल, जो इसकी होरिजोंटल एक्सियल प्लेन है वो पैरेलल है, ठीक है। और जो इसके प्लेन है, जो इसका होरिजोंटल प्लेन है, होरिजोंटल प्लेन, वो इक्वल है। तो ये इसमें वर्टिकल नहीं इक्वल है, मतलब इसके जो वर्टिकल एक्सियल प्लेन है दिस इज नॉट पैरेलल, बट इंस्टेड होरिजोंटल प्लेन जो है इसका वो पैरेलल है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रिकम्बेंट फोल्ड, ठीक है, दिस इज द रिकम्बेंट फोल्ड। फिर एक और है, दिस इज द शेवरॉन फोल्ड। देखो ये ऐसा होता है शेवरॉन फोल्ड। अब इसका मैं थोड़ा बता देती हूँ, दिस इज द शेवरॉन फोल्ड, ठीक है। अब इस शेवरॉन फोल्ड में इसको क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज बेसिकली हिंज, ठीक है, दिस इज द हिंज, ये हिंज पार्ट होता है। सो इसमें जो हिंज है यू कैन सी कि यहाँ पर एंगुलर हिंज काफी शार्प है, ठीक है, एंगुलर हिंज, दीज आर द शार्प एंगुलर हिंज होते हैं यहाँ पर। और ये जो लिम्स है ये कैसे आप दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको स्ट्रेट लिम्स दिखेंगे, स्ट्रेट लिम्स दिख रहे हैं, दीज आर द स्ट्रेट लिम्स। सो ये इसका टाइप होता है और वी शेप्ड होता है, ठीक है। सो ये उसके कुछ फीचर्स हैं। देन वी हैव द ओवरटर्न्ड। अब ओवरटर्न्ड कैसे होता है, ऐसे कुछ ओवरटर्न्ड होते हैं, ठीक है। ओवरटर्न्ड में यू कैन सी हियर कि जो इसके एक्सियल प्लेन है वो हाईली इंक्लाइंड है, ठीक है, हाईली इंक्लाइंड। सो दिस इज द ओवरटर्न्ड, दिस इज ओवरटर्न्ड फोल्ड, ठीक। फिर एक आ जाता है हमारे पास मोनोक्लाइनल। अब मोनोक्लाइनल क्या होता है, देखो मोनोक्लाइनल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, दिस इज द मोनोक्लाइनल वन। यू कैन सी हियर कि ये जो मोनोक्लाइनल है यहाँ पर सिर्फ एक ही लिम्ब, ओनली वन लिम्ब बेंड, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही लिम्ब बेंड हो रहा है। सो दिस इज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मोनोक्लाइनल। मोनोक्लाइनल मतलब एक ही होता है ना, मोनो मतलब वन। देन वील बी हैविंग, अच्छा एक और है, एक होता है दिस। देखो अब यहाँ पर जो लिम्ब है आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, जीरो से तो ज्यादा है बट लेस देन 90 डिग्री है। तो इसको बोलेंगे आप क्लोज्ड फोल्ड, ठीक है, इसको क्लोज्ड फोल्ड बोला जाता है। और दूसरा होता है ये वाला फोल्ड, ठीक है। सो इसमें आप जो एंगल देख रहे हैं वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री है। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप ओपन फोल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द ओपन फोल्ड। सो ये हमने पढ़ लिए सारे ही फोल्ड्स जितने भी थे, गॉट इट, यस। फिर हम पढ़ेंगे नेप। अब जो नेप है, नेप क्या होता है, देखो नेप जो है यदि हाईली ओवर थ्रस्ट, मतलब ओवर थ्रस्ट कहीं पे आ जाए आपको वर्ड, तो ये नेप से रिलेटेड है। अब नेप से ही एक और चीज रिलेटेड है, ऑटोक्थोन। ऑटोक्थोन मतलब कि आप देखो ऑटोक्थोन जैसे नेप है, अब जो ओवर टर्न हो गया है मतलब ओवर थ्रस्ट हो गया है कोई भी रॉक का, और जिस रॉक का ओवर थ्रस्ट हुआ था वो सोर्स रॉक के पास में, मतलब सोर्स रॉक के यदि कोई पास में है, ठीक है, ये नेप, तो उसको ऑटोक्थोन बोलते हैं। और यदि सोर्स रॉक से दूर जाके कहीं फोल्ड होके गिर गया है तो उसको एलोक्थोन बोलते हैं, ठीक है। अब क्लिप क्या होता है, व्हाट इज द क्लिप, क्लिप देखो जो नेप है, नेप कहीं भी ऐसे ओवरटर्न हुआ है, ठीक है। अब इसका एक पार्ट, मान लो ये वाला पार्ट कहीं कट हो गया है और यहाँ जाके कहीं गिर गया है ना। तो मतलब दिस इज, अब यहाँ पर तो ये ऑटोक्थोन था, मतलब जहाँ पर सोर्स रॉक हुआ था और जहाँ पर नेप बना था। सोर्स पहले तो आप समझो कि ये एक रॉक है, ठीक है, सिंपल, इससे ही बनता है हमारा नेप ऐसे करके, ठीक है। और दिस रॉक, यदि ये जो रॉक है और ये जो नेप है वो एक ही जगह पे बना है तो उसको बोलते हैं ऑटोक्थोन, ठीक है। अब ये जो क्लेप है, क्लेप क्या होता है कि मान लो ये जो पार्ट है वो कहीं जाके गिर गया, मतलब ये इससे दूर हो गया है, ठीक है, बट इतना दूर भी नहीं हुआ है, मतलब पास में ही है ये एक क्लिप। तो जो भी ऑटोक्थोन के पास में एक
स्टैंड अलोन रॉक आप बोल सकते हो, या फिर जो भी सॉलिटरी आउटक्रॉप है, इसका सही नाम ये है कि जो भी सॉलिटरी आउटक्रॉप है उसको बोला जाता है क्लिप, ठीक है। फिर जो पैरेक्थॉन क्या होता है, देखो पैरेक्थॉन में बेसिकली, पैरेक्थॉन में दोनों इंटरमीडिएट कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। इट हैज़ द इंटरमीडिएट कैरेक्टर, एलोक्थॉन के भी होते हैं और ऑटोक्थॉन के भी होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर हमारे पास फॉल्ट्स आ जाते हैं। सो वी हैव फॉल्ट्स। एक तो हमारे पास होता है नॉर्मल फॉल्ट। अब नॉर्मल फॉल्ट कैसा होता है, लेट मी ड्रॉ हियर। नॉर्मल फॉल्ट होता है कुछ इस तरीके का, लेट मी सी, यस, जैसे ये आप देख सकते हैं, दिस इज द रॉक, ठीक है। तो ये इस तरीके का होता है नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फॉल्ट। बाकी जो रिवर्स फॉल्ट क्या होता है, जैसे ये जो पार्ट है, मान लो दिस पार्ट, ठीक है, ये ऐसे ऊपर चढ़ जाए इसके, ठीक है, ये ऐसे ऊपर चढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट, ठीक है। फिर हमारे पास लेटरल होता है। अब लेटरल फॉल्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेफ्ट लेटरल और दूसरा होता है राइट डेक्स्ट्रल फॉल्ट। अब ये जो राइट डेक्स्ट्रल फॉल्ट है ना, इसका एग्जाम्पल है सेंट एंड्रस फॉल्ट। सेंट एंड्रस फॉल्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ राइट डेक्स्ट्रल। अब थोड़ा जो लेफ्ट लेटरल है, मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड है, जैसे एक चट्टान ये जा रही है और एक चट्टान ये जा रही है, ठीक है, मतलब ये दो रॉक्स हैं, या फिर जो आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो कि ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो राइट लेटरल में, मतलब जो लेफ्ट लेटरल है उसमें ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो मूव करता है, ठीक है। वैसे ही राइट में क्या होता है, अब जैसे मैं यहाँ पर राइट ड्रॉ करूँ तो इसमें जो राइट वाला पार्ट है वो मूव करेगा। सो इसको बोलते हैं राइट लेटरल फॉल्ट, ठीक है। फिर स्टेप फॉल्ट क्या होता है, देखो स्टेप फॉल्ट तो आपको जैसे स्टेप ऐसे, दिस इज द स्टेप फॉल्ट, ओके। फिर हॉर्स्ट। अब देखो हॉर्स्ट क्या होता है, फॉल्ट्स में कुछ इस तरीके की वो बनती है आकृति, इमेजेस। तो ये जो उठा हुआ पार्ट है, एलिवेटेड पार्ट है, इसको हॉस्ट बोलते हैं, दिस इज द हॉस्ट पार्ट। और जो बेली टाइप की बनती है इसको बोलते हैं ग्रेबिन, ठीक है, ग्रेबिन, या फिर आप इसको रिफ्ट वैली भी बोल सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। सो यस, ये हमने पढ़ लिया है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और है जो कि PYQ में काफ़ी 2-3 बार पूछी गई है, वो ये है कि जब यदि आपको पुअर कोरिलेशन मिले रॉक रेजिस्टेंस में एंड टोपोग्राफिकल फॉर्म में, तो आप क्या समझोगे। यदि आपको पुअर कोरिलेशन मिले रॉक रेजिस्टेंस में और टोपोग्राफिकल फॉर्म में, तो आप समझ लेना कि वहाँ पर फॉल्ट स्क्रैप लाइन है। क्या है, फॉल्ट लाइन स्क्रैप है, वहाँ पे फॉल्ट लाइन स्क्रैप है, ठीक है। तो ये हो गया। सो यस, विद दिस यहाँ पर हमने आइसोस्टेसी भी पढ़ लिया है और फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्थ क्रस्ट भी पढ़ लिया है, ठीक।